नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियां। ये हमारी पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या 2 है और हमारे पाठ्यक्रम में विश्व की 4 प्रमुख जनजातियां शामिल है। एस्किमो, बुशमैन, भील तथा गोंड। ठीक है, जब हम जनजातियों के बारे में चर्चा करते हैं तो एक सामान्य सा परिचय देख लीजिए कि मनुष्य को इस पृथ्वी पर निवास करते हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, इन लाखों वर्षों में मनुष्य ने प्रकृति के साथ अपना समायोजन स्थापित कर लिया है। ठीक है, तकनीकी विकास होता गया और यह जो पारस्परिक समायोजन है प्रकृति के साथ मनुष्य का, ये भी प्रगाढ़ होता गया और मनुष्य ने अपना विकास किया। फिर भी विश्व में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मानव आज भी अपनी आदिम अवस्थाओं में निवास कर रहा है। आदिम अवस्थाओं से तात्पर्य है जब मनुष्य का जीवन प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ में वो जिस अवस्था में रहता था उसी अवस्था में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मानव जातियां निवास करती हैं। तो ऐसी जातियां मनुष्य की जो आदिम अवस्था में अभी भी वर्तमान में रहती हैं उन्हें जनजातियां कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो अर्थव्यवस्था है इसका प्रमुख आधार क्या होता है? प्राथमिक क्रियाएं होती है। प्राथमिक क्रियाओं से तात्पर्य है आखेट अथवा शिकार करना, खाद्य संग्रहण करना, या फिर जो घुमक्कड़ पशुचारण है वो करना, अथवा आदिम प्रकार की निर्वहन कृषि करना। निर्वहन कृषि से तात्पर्य क्या है? अपने जीवन को चलाने के लिए अथवा अपने जीवन को पालने के लिए जो कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है? निर्वहन कृषि कहा जाता है। और आदिम निर्वहन से तात्पर्य है जहां पे प्राचीन रूप में, ठीक है, बिना किसी तकनीकी के प्रयोग के कृषि की जाती है उसे आदिम कृषि कहा जाता है। ठीक है, जब हम जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं तो जनजातियां आज भी कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में निवास करती है। कठोर क्षेत्र जलवायु वाले क्षेत्रों से तात्पर्य है जहां पे या तो तापमान बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं अथवा बहुत ज़्यादा निम्न होते हैं, दुर्गम क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में जनजातियां निवास करती हैं। तो जनजातियों के प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो जनजातियां प्रमुख रूप से शीत क्षेत्र, मतलब जहां पे तापमान कम होता है उन क्षेत्रों में निवास करती है, घने जंगलों में निवास करती है, उष्ण और शुष्क मरुस्थलों में निवास करती है, घास के मैदानों अथवा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं। ठीक है, इन जनजातियों की कुछ विशेषताएं होती हैं इनकी जो इनको दूसरी जनजातियों से अथवा दूसरी मनुष्य की जातियों से क्या करती है? पृथक करती हैं। ठीक है, इन जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति होती है, इनका स्वयं का सामाजिक ढांचा होता है, परंपराएं, रीति रिवाज तथा मान्यताएं इनकी स्वयं की होती है। ठीक है, यही चीजें इनको दूसरी जातियों अथवा जनजातियों से क्या करती है? पृथक करती हैं। कुछ विशेषताएं होती है जो किसी भी जनजाति की स्वयं की होती है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने जनजातियों के बारे में? तो ऐसी जातियां मनुष्य की जो आदिम ढंग से अभी भी जीवन यापन करती है उनको क्या कहा जाता है? जनजातियां कहा जाता है। अब हम विश्व के प्रमुख जनजाति वाले क्षेत्रों की बात करें, आपसे लघुत्तरात्मक प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि विश्व के प्रमुख जनजाति क्षेत्रों के बारे में लिखिए। ठीक है, तो अगर हम विश्व के प्रमुख जनजाति क्षेत्रों की बात करें तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा। तो ध्रुवीय अथवा ठंडे क्षेत्र, ठीक है, ध्रुवों का मतलब है जो ऊपर की उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी पर 2 ध्रुव हैं। ठीक है, तो जो उच्च अक्षांशों में 60-70 डिग्री अक्षांशों से ऊपर पाए जाते हैं या फिर अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है ठंडे क्षेत्रों में? एस्किमो तथा समोइड्स पाई जाती है। इनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। विषुवत रेखीय सघन वन वाले क्षेत्रों में आपको पता है कि जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है वहां पे तापमान क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है और वर्षा भी क्या होती है? ज्यादा होती है। इस कारण यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? सघन वन क्षेत्र पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमेजन बेसिन के वन ले लीजिए अथवा कांगो बेसिन अफ्रीका में ले लीजिए। ठीक है,
तो इन वनों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? पिग्मी जनजाति, ठीक है, पिग्मी हो गया, सेमांग तथा सकाई, ये मलेशिया तथा इंडोनेशिया के क्षेत्रों में पाई जाती है सेमांग तथा सकाई जनजाति। उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है, ठीक है, हमारे सिलेबस में है बुशमैन जनजाति, इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जब हम उष्ण घास के मैदानों की बात करते हैं तो उष्ण घास के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है मसाई तथा बद्दू जनजाति। मसाई जनजाति का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में कीनिया देश के क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि बद्दू जनजाति अरब के प्रायद्वीप पर पाई जाती है, ठीक है, अरब के बद्दू, ठीक है। समशीतोष्ण घास के क्षेत्रों में जहां पे तापमान कम पाया जाता है उन घास के क्षेत्रों में खिरगिज जनजाति पाई जाती है। अगर खिरगिज जनजाति के हम क्षेत्र की बात करते हैं तो खिरगिज जनजाति प्रमुख रूप से कजाकिस्तान देश में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भील, गोंड, संथाल, नागा, मीणा इत्यादि जनजातियां पाई जाती है। ये जितनी भी दुर्गम क्षेत्रों की हमने बात करी जनजातियों की, ये सभी कहाँ की हमने बात करी? भारत में पाई जाने वाली जनजातियों की बात करी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व के प्रमुख जनजाति क्षेत्रों का वर्णन कीजिए तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि विश्व के प्रमुख रूप से 6 जनजाति क्षेत्र कौन कौन से? सबसे पहले ध्रुवीय तथा ठंडे क्षेत्र। उदाहरण बता सकते हैं हम आपको कि भाई एस्किमो तथा समोइड्स कहाँ पाए जाते हैं? ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जबकि विषुवतरेखीय वन क्षेत्रों में कौन कौन से पाए जाते हैं? पिग्मी, सेमांग तथा सकाई पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कालाहारी मरुस्थल में कौन से पाई जाती है? बुशमैन पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में कौन से पाए जाते हैं? मसाई तथा बद्दू पाए जाते हैं। जबकि समशीतोष्ण घास के क्षेत्रों में खिरगिज और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में मीणा, भील, नागा, संथाल, गोंड इत्यादि जनजातियां पाई जाती हैं। हमारी पहली जनजाति है एस्किमो जनजाति, ठीक है। एस्किमो जनजाति के बारे में चर्चा करने से पहले आप एक चीज ध्यान रखिए कि हमारे जो ये अध्याय है विश्व की प्रमुख जनजातियां, यदि इसमें से जनजातियों के संबंध में बड़ा प्रश्न पूछा जाता है तो 3 टॉपिक्स को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। किसी भी जनजाति का निवास क्षेत्र, उसके आर्थिक क्रियाकलाप तथा उसके समाज व संस्कृति, ठीक है। तो जो हम जनजातियों का अध्ययन करेंगे वह इन 3 ही बिंदुओं के इर्द गिर्द करेंगे। निवास क्षेत्र, इसके अलावा आर्थिक क्रियाकलाप एवं समाज एवं संस्कृति, ठीक है। तो हमारी पहली जनजाति है एस्किमो जनजाति। जब हम एस्किमो जनजाति की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा कि एस्किमो शब्द का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, ठीक है। कच्चा मांस खाने वाले लोगों के लिए एस्किमो शब्द का प्रयोग किया जाता है, अथवा वैसे लोग जो शीत क्षेत्रों में रहते हैं, काफी कम तापमान वाले क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे लोगों को भी क्या कहा जाता है? एस्किमो कहा जाता है। तो आपसे 1 अंक में पूछा जा सकता है कि एस्किमो शब्द का अर्थ क्या है? तो हमें सिंपल सी चीज लिखनी है कि एस्किमो शब्द का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला, ठीक है। जब हम एस्किमो जनजाति की प्रजाति की बात करते हैं तो एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। यह प्रश्न भी आपके 1 अंक में पूछा जा सकता है कि एस्किमो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो एस्किमो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? मंगोल प्रजाति से है। आपको यह ध्यान रखना है कि एस्किमो प्रजाति किस जनजाति से संबंधित, एस्किमो जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो किस प्रजाति से संबंधित है? मंगोल प्रजाति से संबंधित है। अब हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति के लोगों की शारीरिक बनावट या शारीरिक विशेषताओं तथा उनकी चारित्रिक विशेषताओं की। जब हम शारीरिक विशेषताओं की बात करते हैं तो देखिए, मंगोल प्रजाति से संबंधित है तो एस्किमो लोगों का जो चेहरा है वो क्या होता है? सपाट होता है। सपाट का मतलब बिल्कुल समतल या सीधा सा होता है। तो चेहरा बिल्कुल सपाट और क्या होता है? चौड़ा होता है। त्वचा का जो रंग होता है वह न तो बहुत ज्यादा सफेद होता है न बहुत ज्यादा काला होता है, ठीक है। त्वचा का रंग
पीलापन लिए हुए कैसा होता है, भूरा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो एस्किमो लोग हैं उनका जो कद होता है वो क्या होता है, मझला होता है। इनकी लंबाई न तो बहुत ज्यादा होती है न ही बहुत कम होती है, बल्कि मध्यम अथवा मझले कद के एस्किमो लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा एस्किमो लोगों की जो नाक है वो क्या होती है, चपटी पाई जाती है। एस्किमो लोगों की नाक कैसी होती है, चपटी होती है, और जो आंखें हैं वो गहरी कत्थई और भूरी और काली पाई जाती है। ठीक है, आंखें गहरी कत्थई व तिरछी पाई जाती है। इसके अलावा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जबड़ा क्या होता है, इनका भारी होता है, और दांत क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ये चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है भाई, हमने सीधी सी बात पढ़ी कि एस्किमो क्या है। एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। अगर कोई आदमी कच्चा मांस खा रहा है तो उसके दांत तो मजबूत होंगे ही सही, अगर दांत ही मजबूत नहीं होंगे तो वो उस मांस को कैसे खाएगा। तो कच्चा मांस खाने वाले लोगों का दांत कैसे होते हैं, काफी मजबूत और सफेद होते हैं। इसके अलावा जो इनका शरीर है वो क्या होता है, हुष्ट पुष्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि एस्किमो बहुत ही कमजोर या मरेले से शरीर के होते हैं, भाई मांस खाते हैं। ठीक है, तो कच्चा मांस खाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, एस्किमो कहा जाता है। इनके दांत क्या होते हैं, काफी मजबूत और सफेद होते हैं। जबड़ा क्या होता है, भारी होता है। इसके अलावा शरीर क्या होता है, हुष्ट पुष्ट होता है। चेहरा क्या होता है, सपाट होता है। नाक कैसी होती है, चपटी होती है। त्वचा का रंग कैसा होता है, पीलापन लिए हुए क्या होता है, भूरा होता है। कद कैसा होता है, न तो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं न ही बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं, मझले कद के होते हैं। आंखें कैसी होती है इनकी, गहरी कत्थई और तिरछी होती हैं। ठीक है, तो शारीरिक विशेषताएं अथवा शारीरिक बनावट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी चारित्रिक विशेषताओं की, इनका चरित्र कैसा होता है। तो सबसे प्रमुख चित्र जो एस्किमो लोग हैं वो क्या होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। ठीक है, सरल स्वभाव और हंसमुख होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा क्या होता है, गुस्सा आता है, बल्कि एक सरल जीवन यापन करते हैं। तो इनका जो स्वभाव है वो कैसा होता है, सरल होता है और हंसमुख होता है। इसके अलावा देखिए, अभी हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि मनुष्य क्या है, इस पृथ्वी पर लाखों वर्षों से रह रहा है, और लाखों वर्षों से रहने के कारण इसने क्या करा, अपने वातावरण से समायोजन कर लिया है। तो एस्किमो लोग कठोर परिस्थितियों में रह रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, तापमान काफी कम रहता है। तो इन्होंने अपने मन मस्तिष्क तथा स्वभाव को इस प्रकार से कर लिया है कि ये विपरीत परिस्थितियों में घबराते नहीं है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आ जाए तो भी ये क्या रहते हैं, इनके विवेक का प्रयोग करते हैं। विवेक क्या होता है, स्थिरता रहती है, गंभीरता रहती है, और विवेक क्या रहता है, अडिग रहता है। किसमें, विपरीत से विपरीत परिस्थितियां अथवा संकट काल में ये क्या रहते हैं, उसका आसानी से या फिर ठंडे दिमाग के साथ क्या करते हैं, उसका सामना करते हैं। तो चारित्रिक विशेषताओं की अगर आपसे बात की जाए या आपसे पूछा जाए कि एस्किमो लोगों की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, तो आप लिख सकते हैं कि इनका स्वभाव सरल और हंसमुख होता है। ठीक है, और संकट काल में भी ये क्या करते हैं, स्थिरता, इसके अलावा विवेक क्या रहता है, अडिग रहता है। इसके अलावा गंभीरता से परिस्थितियों का सामना करते हैं। अब हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र की। देखिए, एस्किमो जनजाति प्रमुख रूप से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जब हम एस्किमो जनजाति के क्षेत्रों की बात करते हैं तो एस्किमो जनजाति का विस्तार यहां पे क्या है, अलास्का। इस अलास्का से लेकर इस पूरे उच्च अक्षांशीय भागों को लेते हुए वापस यहां पर बेरिंग जल डमरू मध्य अथवा बेरिंग जल संधि तक पाया जाता है। जल संधि अथवा जल डमरू क्या होती है, दो बड़े स्थलीय भागों को पृथक करने वाला एक संकरा जलीय भाग जल डमरू मध्य अथवा जल संधि कहलाता है। ठीक है, तो बेरिंग जल संधि किसको पृथक करती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से पृथक करती है। ठीक है, तो इस बेरिंग जल संधि तक क्या पाया जाता है, एस्किमो का विस्तार
पाया जाता है। हम बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एस्किमो जनजाति का जो क्षेत्र है वह प्रमुख रूप से कहां पर, अलास्का, इसके अलावा कनाडा, ठीक है, कनाडा के अलावा यहां पर ग्रीनलैंड, ठीक है, आपने नाम सुना होगा ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो एस्किमो जनजाति का निवास कहां कहां पे पाया जाता है, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, इसके अलावा उत्तरी साइबेरिया प्रांत, ठीक है, रूस देश का प्रांत है कौन सा, साइबेरिया, तो उत्तरी साइबेरिया, इसके अलावा स्कैंडिनेविया, ये चीज ध्यान दीजिएगा, आपने नाम सुना होगा स्कैंडिनेविया। अगर आपने नाम नहीं सुना है तो ध्यान दीजिएगा कि यूरोप महाद्वीप में 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड। कौन कौन से, नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड, ठीक है। इस नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड को संयुक्त रूप से स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। तो नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड को क्या कहा जाता है, स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। कहां पर है, यहां पर यूरोप महाद्वीप में उत्तर में, देखिए यहां पर है नॉर्वे, फिर बीच में आ जाएगा स्वीडन और ऊपर की तरफ आ जाएगा फिनलैंड। तो इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, स्कैंडिनेविया कहा जाता है। तो एस्किमो जनजाति के अगर हम निवास क्षेत्र की बात करें तो एस्किमो जनजाति का निवास कहां कहां पाया जाता है, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया तथा स्कैंडिनेविया में पाया जाता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अलास्का तथा कनाडा और ग्रीनलैंड में रहने वाले एस्किमो को तो क्या कहा जाता है, एस्किमो ही कहा जाता है, ठीक है। अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में रहने वाले एस्किमो को तो क्या कहा जाता है, एस्किमो ही कहा जाता है। जबकि स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया का मतलब है नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड, इनमें रहने वाले एस्किमो को कहा जाता है लैप्स, ठीक है। ये शब्द ध्यान दीजिएगा कि स्कैंडिनेवियाई देशों में रहने वाले एस्किमो को क्या कहा जाता है, लैप्स कहा जाता है। जबकि उत्तरी साइबेरिया में रहने वाले एस्किमो को सेमोएड्स, चकची, तुंग और याकूत, इन शब्दों से जाना जाता है, ठीक है, या इन नामों से जाना जाता है। कहां पर, उत्तरी साइबेरिया में जो एस्किमो रहते हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है, समोएड्स, चकची, तुंग और याकूत के नाम से जाना जाता है। जबकि स्कैंडिनेविया में रहने वाले एस्किमो को लैप्स कहा जाता है और उत्तरी अमेरिका के अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में रहने वाले एस्किमो को एस्किमो ही कहा जाता है। तो एस्किमो लोगों के अगर हम निवास क्षेत्र की बात करें तो एस्किमो लोगों का निवास क्षेत्र अलास्का से होते हुए पूरी पृथ्वी पर, मतलब जो 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से ऊपर वाला भाग है वहां पर संपूर्ण क्षेत्र में किनका विस्तार पाया जाता है, एस्किमो का ही लगभग विस्तार पाया जाता है। तो कौन कौन से हो गए, देखिए अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, हमारा ग्रीनलैंड हो गया, स्कैंडिनेविया हो गया और उत्तरी साइबेरिया हो गया। और यहां से घूम के वापस एशिया महाद्वीप और यहां पर क्या आ जाएगा, बेरिंग जलडमरू मध्य या बेरिंग जल संधि आ जाती है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एस्किमो जनजाति लगभग 10 लाख वर्ष से निवास कर रही है, ठीक है। कितने वर्षों से, लगभग 10 लाख वर्षों से निवास कर रही है और पृथ्वी के इन्हीं उत्तरी अक्षांशों में निवास कर रही है जहां पे क्या है, जलवायु की जो दशाएं है वो काफी क्या होती है, कठोर होती है। यहाँ पे तापमान क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। यहाँ पर शीत ऋतु काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु काफ़ी क्या होती है,
छोटी होती है। ठीक है, तो इनका जो आहार है वो प्रमुख रूप से, या इनकी जो हम अर्थव्यवस्था की बात करें, वो प्रमुख रूप से किसके ऊपर, शिकार के ऊपर ही निर्भर करती है। क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या पाया जाता है, काफी कम पाया जाता है, और शीत ऋतु काफी लंबी होने के कारण विशाल क्षेत्र में किसका विस्तार पाया जाता है, बर्फ का ही विस्तार पाया जाता है। तो कृषि तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु जो छोटी होती है उसमें कई प्रकार के शैवाल, लाइकेन इत्यादि उग जाते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम जीव जंतुओं की बात करते हैं तो यहां पे प्रमुख रूप से जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें भालू, लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते, खरगोश तथा रेंडियर इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? भालू, लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते, खरगोश तथा रेंडियर इत्यादि जीव जंतु पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पर समुद्री जीवों की बात करें तो यहाँ पर समुद्री जीवों में प्रमुख रूप से व्हेल तथा वालरस इत्यादि विशालकाय मछलियां पाई जाती हैं। इसके अलावा एक सील जो मछली होती है वह इनकी अर्थव्यवस्था का, या फिर इनके जो दैनिक जीवन होता है उसका एक प्रमुख भाग होती है, जिसके कई बहुआयामी क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा कि विश्व की प्रमुख जनजाति के क्षेत्र कौन कौन से हैं, जनजातियां किसे कहा जाता है, क्या विशेषताएं होती है। इसके बाद हमने एस्किमो जनजाति के बारे में चर्चा की कि एस्किमो जनजाति का अर्थ क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाला। और एस्किमो जनजाति किससे संबंधित है, मंगोल जनजाति से संबंधित है। एस्किमो जनजाति के हमने शारीरिक संगठन तथा चारित्रिक विशेषताओं के बारे में चर्चा की। इसके अलावा हमने एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में चर्चा की कि एस्किमो जनजाति प्रमुख रूप से कहाँ पे पाई जाती है, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया तथा उत्तरी साइबेरिया में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इन्हें किस क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है, हमने इसके बारे में चर्चा की। और यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु तथा कौन कौन सी मछलियाँ पाई जाती है इसके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, अगली कक्षा में हम इनके आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये शिकार करते हैं, कौन कौन से उपकरण इनके शिकार की क्रिया में भाग लेते हैं, या कौन कौन से उपकरणों का ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।